Hello everyone, welcome to CPK Social Science classes. So dear students, in this lecture we'll discuss about our second industry, that is of cotton textile. Previous lecture में हमने पढ़ा था टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इस lecture में हम डिस्कस करेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री विच इज द पार्ट ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. So student, let me tell you, there are many type of industries which are established in India. एक एक करके हम उसको डिस्कस कर रहे हैं. डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स है उनकी, डिफरेंट फीचर्स हैं, डिफरेंट लोकेशन है. तो आपने हर इंडस्ट्री को बहुत ही ध्यान से जो उसके बारे में बताया जा रहा है सुनना है. ठीक है स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं कॉटन टेक्सटाइल. फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 1 मार्क का आ सकता है. फ्रेंकली स्पीकिंग, फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन मिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854. जो आपको याद रखना है कि जो हमारी कॉटन मिल थी ब्रिटिश रूल के टाइम पर वो एस्टैब्लिश हुई थी. कहाँ पर? मुंबई में इन 1854. अब देखते हैं कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम विविंग. पहले के टाइम पे जो कॉटन जो प्रोड्यूस की जाती थी उसके बाद आया हैंड स्पिनिंग, मतलब हाथ से सारे काम किए जाते थे. जैसे गांधी जी बोलते थे चरखा यूज़ करते थे, उस पर काटते थे. तो सारा काम किस पे चलता था? हाथ से. उसके बाद आई हैंडलूम विविंग हो गई, मशीनरी है हैंडलूम, पावरलूम एस्टैब्लिश हो गई. तो धीरे धीरे प्रोग्रेस तो हुई है, बट इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस उस टाइम पर हमारी इंडस्ट्रीज में नहीं हो पाई थी. तो कहते हैं ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, मतलब जब ब्रिटिश रूल्स का जब शासन चल रहा था, ब्रिटिशर्स थे हमारे इंडिया में, उनका क्या था, वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे. रॉ मटेरियल जाके मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करते थे? अपनी इंडस्ट्रीज में करते थे. तो सारी के सारी इंडस्ट्रीज कहाँ पर एस्टैब्लिश हो चुकी थी? ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में ब्रिटेन में. और वहाँ से जो प्रोडक्ट बन के आता था वो क्या था? मील मैन्युफैक्चर्ड क्लोथ होता था, मतलब मील में बना हुआ कपड़ा, इंडस्ट्री में बना हुआ कपड़ा, और उसको यहाँ पर बेचा जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और यहाँ पर लोग उसको परचेज करते थे. अब हमारे इंडिया में जब कॉलोनियल पीरियड था, तो जब अगर हाथ से जो बना हुआ कपड़ा था जो हमारे इंडियंस बनाते थे यहाँ पर, वो compete नहीं कर पाते थे. क्योंकि आपने देखा होगा जो मील का जो क्लोथ होता था उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, मतलब टाइम कम लगता है. अगर हम कोई काम मशीन से कर रहे हैं और कोई काम हाथ से कर रहे हैं, मशीन वाला जो चीज़ होती है वो जल्दी बन जाएगी, उस पर लेबर भी कम लगेगी, टाइम भी कम लगेगा. और जब लेबर और टाइम दोनों चीज़ें कम लगेंगी तो वो कपड़ा क्या होगा? चीप, सस्ता पड़ेगा. तो हमारा जो हैंडमेड क्लोथ था जो हमारे इंडियंस बना रहे थे वो क्या था? कंपटीशन नहीं कर पा रहा था मील मेड क्लोथ्स के साथ. तो उस टाइम पर हमारी जो इंडस्ट्रीज थी वो क्या हो गई थी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जो हमारी, वो क्या हो गई थी? डाउन हो चुकी थी. मतलब उनका जो स्लॉप था वो डाउनवर्ड जा रहा था, क्योंकि वो ब्रिटिश के जो इंडस्ट्रीज थी उसमें जो क्लोथ्स बनता था उसको compete नहीं कर रही थी, क्योंकि वो क्या पड़ती थी? चीप. तो उसके बाद क्या हुआ? हमारे इंडिया में एस्टैब्लिश हो गई थी इंडस्ट्री, कॉटन मिल एस्टैब्लिश हुई थी, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप की मशीन्स लगाई थी. कौन सी ईयर में? 1854 में इन मुंबई. अब स्टूडेंट्स हम ये डिस्कस करेंगे, ये ना किसी भी इंडस्ट्री के लिए होता है. अभी तो हम कॉटन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात. डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री आएगी कि वो इंडस्ट्री वहां पर एस्टैब्लिश क्यों होती है. तो स्टूडेंट्स सबके लिए एक जैसे फैक्टर्स ही होती है कि कोई भी इंडस्ट्री किसी एरिया में क्यों एस्टैब्लिश है. तो अभी हम बात कर रहे हैं कॉटन की, और कॉटन के लिए हमने कौन सा एरिया लिया? महाराष्ट्र और गुजरात. सबसे पहले एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है कॉटन. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन. जिस एरिया में हमें रॉ कॉटन इजिली अवेलेबल हो जाएगा, मतलब हमारा रॉ मटेरियल हमें इजिली मिल जाएगा, वहां पर हम इंडस्ट्री लगाते हैं, वहां पर वो इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो जाती है. तो इट मीन्स क्या है? महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे एरियाज हैं जहां पर हमें रॉ कॉटन इजिली अवेलेबल हो जाता है. अब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है तो उसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? फेवरेबल है. जिस तरीके का क्लाइमेट चाहिए, मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, वो वहाँ पर मिल रहा है. मॉइस्ट क्लाइमेट होने की वजह से वहाँ पर जो रॉ कॉटन है वो इजिली ग्रो हो जाता है, इजिली अवेलेबल हो जाता है. वहाँ पर जो रॉ कॉटन की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है. तो पहला फैक्टर क्या था हमारा? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन. दूसरा था हमारा फेवरेबल क्लाइमेट. तीसरा है अब काम करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? लेबर की. और अगर हमें लेबर, मतलब अगर वो एरिया डेंस पॉपुलेटेड है, वहाँ पर लेबर बहुत ज़्यादा, लोग काम करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो
वहाँ वाले एरिया से क्या मिल जाएगी, चीप लेबर इजिली मिल जाएगी, जिसको इंडस्ट्रीज में काम इजिली मिल सकता है और उसकी वजह से इंडस्ट्री चलती है। अब फोर्थ है हमारा एक्सपोर्ट फैसिलिटी। एक्सपोर्ट फैसिलिटी मीन्स नियर बाय पोर्ट्स हो। आपको जब पता है महाराष्ट्र एंड गुजरात, मतलब यहाँ पर ये भी कोस्टल एरिया है जहाँ पर पोर्ट्स हैं, और महाराष्ट्र है वहाँ पर भी मुंबई पोर्ट इजीली यहाँ पर है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, दूसरे एरियाज में या दूसरी कंट्रीज में इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपना मटेरियल। अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो मनी, फॉरेन एक्सचेंज हमें मिलेगा, वो भी कंट्री के लिए फायदेमंद है। अगला है फिफ्थ पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। अब वहाँ पर कैपिटल की अरेंज हो जाता है आसानी से, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज बनाई हुई हैं, क्योंकि जहाँ पर रॉ मटेरियल हर चीज़ मिल रहा है और इंडस्ट्री एस्टैब्लिश है, लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर कैपिटल भी अरेंज हो जाएगी। कैपिटल अरेंज होने के साथ साथ मार्केट की नियरनेस भी होना ज़रूरी है, जहाँ पर हम अपने कपड़े को या जो हमारा कपड़ा मैन्युफैक्चर हुआ है उसको हम आसानी से बेच सकते हैं। तो जिस जगह पर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं वहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो जाती है। और महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। मींस अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल भी है, क्लाइमेट भी सुटेबल है, लेबर काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ है, मतलब वहाँ पर पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स की वजह से एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ वहाँ पर है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल और मार्केट की सुटेबिलिटी। तो इस एरियाज की वजह से जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कहाँ पर एस्टैब्लिश है, महाराष्ट्र और गुजरात में। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये आप हर इंडस्ट्री के लिए लिख सकते हो। एरिया चेंज हो जाएगा, फैक्टर्स विल रिमेन सेम, क्योंकि अगर हमने कहीं भी इंडस्ट्री लगानी है तो हम इन फैक्टर्स को लेके चलेंगे कि जहां पर हमें फैक्टर्स मिल जाएं वहां पर ही हम अपनी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करेंगे। अब है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। एम्प्लॉयमेंट किसको देती है, फार्मर्स और वर्कर्स को। फार्मर्स को कैसे दे रही है कि अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी, मतलब कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री होगी, तभी जो फार्मर है वो कॉटन को ग्रो करेगा, ताकि वो अपना कॉटन किसको बेच सके, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बेच सके। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं होगी तो कॉटन बनाने का कोई भी फायदा नहीं है। तो इस वजह से फार्मर को भी वर्क मिल गया, फार्मर को भी एक जॉब मिल गई। अब है वर्कर्स। वर्कर्स कैसे इसमें इंक्लूड है, क्योंकि अगर कॉटन जनरेट हुई है, क्लोथ बन रहा है, तो गिनिंग का काम भी होगा, स्पिनिंग थ्रेड भी बनेगा, उसकी बुनाई भी होगी, वीविंग होगी, डाई होगी, टेलरिंग होगी और उसके बाद स्वीइंग होगी। तो ये सारा काम कौन कर रहे हैं, वर्कर्स। और इनके लिए हमें ये सारा डिफरेंट वर्क करने के लिए हमें वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, और इसकी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से इन सब वर्कर्स को भी क्या मिल रहा है, काम मिल रहा है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है विच प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू farmers and workers as well as it help in the development of other industries। दूसरी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। कौन सी इंडस्ट्रीज, केमिकल्स एंड डाइंग, क्योंकि अगर हमने कपड़ा बनाना है तो हमें डाई की जरूरत पड़ेगी, और डाई हम कहाँ से परचेज करेंगे, कौन सी इंडस्ट्री से, केमिकल और डाई इंडस्ट्री से। अब मेल स्टोर्स भी चाहिए, उसके बाद पैकेजिंग मटेरियल भी चाहिए, क्योंकि हमने अपने क्लोथ की पैकेजिंग करनी है, तो उसके लिए हमें पैकेजिंग मतलब बॉक्सेस चाहिए, ऐसा मटेरियल चाहिए जिससे हम उसको पैक कर सकें। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने किसको वर्क दिया, पैकेजिंग मटेरियल वाली इंडस्ट्रीज को वर्क दिया। इंजीनियरिंग वर्क मतलब उस कपड़े के अंदर आप क्या क्या इनोवेशन कर सकते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है हमारी, जो फार्मर्स और वर्कर्स को वर्क तो प्रोवाइड कर रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, और एज वेल एज वो इंडस्ट्रीज के इस्टेब्लिशमेंट में भी उसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका कॉटन टेक्सटाइल के बारे में, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कैसे दूसरों के लिए हेल्पफुल है। और इसमें हमने इसकी लोकेशन को भी देख लिया कि इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है, महाराष्ट्र एंड गुजरात में। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस लेक्चर में सब कुछ क्लियर हो गया होगा कॉटन टेक्सटाइल के बारे में। और नेक्स्ट वाले लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कि वो एस्टैब्लिश तो ही है हमारी कंट्री में, फिर भी ऐसे कौन से चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ रहे हैं कि जिसकी वजह से वो इतनी प्रॉस्पेरियस या इतनी एस्टैब्लिश इंडस्ट्री नहीं बन पा रही है। स्टूडेंट्स, वन थिंग मोर, आप इस वीडियोज में जो आप देखते हैं इसके थ्रू आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, और वही आप नोट्स बना के सेम अपने एग्जाम्स में भी यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।